मुद्दे ये हैं, धर्म, जाति, सांप्रदायिक नाम पे आप एक मूवी लेके आते हैं कश्मीरी फाइल्स। मुझे एक बात मुझे क्लियर कर दीजिए, कश्मीरी फाइल्स के नाम पर आपने एक डायरेक्टर ने, ये सवाल मैं जनता से कर रहा हूँ, आपसे नहीं है इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये सवाल जनता से है कि द कश्मीरी फाइल्स के नाम पर एक डायरेक्टर ने लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया कमाया, उसके अंदर काम करने वाले एक्टर्स ने लाखों करोड़ों रुपए में उन्होंने फिल्म को साइन किया। मैं आपसे पूछता हूं कि इस फिल्म के जरिए कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी लोगों को या कश्मीर से भगाए जाने वाले कश्मीरी लोगों को या कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा मिला है? लाखों करोड़ों रुपया कमाया किसने? फिल्म वालों ने। रुक जाइए, पहले मुझे चिल्ला लीजिए, मुझे चिल्लाइए, अरे चिल्लाइए मत। हाउस क्यों फायदा देगा किसी को? प्रोडक्शन हाउस का काम होता है जो कहानियां हैं उसे पर्दे पे लाना। उन्होंने किया, कोई पहली बार तो कोई कहानी बना नहीं। कहानियां अगर सारी सच्ची होती हैं तो मिथुन चक्रवर्ती की बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं, तो मिथुन चक्रवर्ती की बहन सुरक्षित है? कहानियां अगर रुक जाइए, अरे रुक जाइए, कहानियां अगर सुन लीजिए, इस देश में अरे मैं नहीं बोलता, सुन लीजिए, मजाक के पात्र बन रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि कहानियां सच होती हैं तो लोगों ने पद्मावती का विरोध क्यों किया था? अगर कहानियां सच होती हैं तो पद्मावती फिल्म का विरोध क्यों हुआ? इसका जवाब दे दीजिए। उसमें आपत्ति नहीं है, आप अरे आप मदद क्यों नहीं किया? लाखों करोड़ों कमा लिया। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने उस फिल्म की आड़ में जो देश के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, चलिए 8 साल आपकी सरकार को हो गए, आपने कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसाया? मेरा मुद्दा यह है कि एक डायरेक्टर ने पैसा कमा लिया, एक पॉलिटिशियन को हिंदू मुस्लिम कराने का मुद्दा मिल गया, कश्मीरी लोगों को क्या फायदा हुआ इस फिल्म से? ये बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था, आप उसको घुमा फिरा के पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि एक डायरेक्टर पैसा कमा कर ले गया। सुन लीजिए, अरे मेरे को आप कंप्लीट नहीं करने देते हैं, आप कंप्लीट नहीं करने देते एक सेंटेंस को, बुरी आदत है आप में। अगर आपको बोलना है तो आपके हाथ में माइक है, चिल्ला लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। जनता सुनना चाहती है, नहीं सुनाना चाहते तो मना कर दीजिए, चिल्ला लीजिए। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि एक डायरेक्टर पैसा कमा के चला गया, एक जो एक्टर साइन हुआ वो पैसा कमा के चला गया, पॉलिटिशियंस को जिन्होंने टैक्स फ्री फिल्म को किया उन्होंने नफरत का जहर घोल के देश में हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा छेड़ दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इस देश के अंदर कश्मीरी पंडित अनुपम खैर ही है और कोई नहीं है? अनुपम खैर इकलौते कश्मीरी पंडित हैं। अनुपम खैर से पूछे कि आप बीजेपी के पक्ष में फिल्म बनाते हैं, कभी बनाइए गोधरा कांड पे फिल्म, गोधरा स्टेशन पे 50 हिंदू मरे थे, बनाइए फिल्म। पुलवामा पे बना लीजिए फिल्म, इतना शौक है तो सारे शौक उतर जाएंगे आपके। और पुलवामा पे फिल्म बनेगी तो क्या नरेंद्र मोदी जी करेंगे टैक्स फ्री? देश में हिंसा मत फैलाइए। आपकी एक फिल्म के कारण देश में दंगे और फसाद हो जाएंगे, सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगी, देश जल जाएगा। आप इस देश के टुकड़े क्यों करना चाहते हैं? हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा वतन है, एक खूबसूरत वतन है। इस वतन की रिस्पेक्ट करिए, इस वतन को तोड़ने की नहीं, इसे जोड़ने की बात करिए। जो भी हुआ एक निंदनीय घटना है, पूरा देश उसकी निंदा करता है, लेकिन देश ये चाहता है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करेंगे, कश्मीर के लोगों के लिए क्या करेंगे। आप ये मत दिखाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरा देश जानता है 19 जनवरी 1990 का इतिहास कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थन से सरकार चल रही थी और दिल्ली में जनता दल के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में बैठ के तमाशा देख रहे थे जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया। और ये देश का इतिहास, पूरे देश से इतिहास को मिटाना चाहते हैं, ये इस देश में आरएसएस का इतिहास लिखवाना चाहते हैं। तभी तो इस देश के अंदर महात्मा गांधी को भी लोग गलत ठहराते हैं और महात्मा गांधी का स्टैचू बना के उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं। और प्रधानमंत्री दूसरी ओर कहते हैं महात्मा गांधी की बात तो इस देश में बहुत कम की जाती है। महात्मा गांधी जी की बात कहाँ से होगी? असल में प्रधानमंत्री जी दोहरा चरित्र प्रदर्शित करते हैं। जहां प्रधानमंत्री जी को गांधी के नाम से फायदा होता है वहां गांधी पे माला चढ़ाते हैं, और जहां प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि यहां पर गांधी के नाम से वोट नहीं मिलेगा, यहां गॉडसे के नाम पे वोट मिलेगा, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गॉडसे को प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति चल रही है। आप क्लियरिफाई करिए कि आपका स्टैंड क्या है। आप महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको तो आपने खत्म कर चुका है। बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताओं पर अब इस देश में चुनाव नहीं लड़ा जाता। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस देश के अंदर एक एक व्यक्ति के पास में खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, तो फुटपाथ पे बैठे लोग कौन हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से कि आप मूलभूत चीजों पर इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं? क्यों और कब तक इस देश में हिंदू और मुस्लिम और कास्टिज्म के नाम पर समस्या देश में है जिसको आप गिना रहे हैं, फिर भी सरकार और सत्ता में तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ही आ जाती है। चाहे आपके मुद्दे कितने ही गंभीर हो, मुद्दे कितने ही बड़े हो, लेकिन सरकार उनकी आती है। लेकिन अब सवाल मेन मुद्दे पे आते हैं। सवाल मेरा ये है
कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में कब्जा करने में कामयाब रही, तो क्या आगे भविष्य में जो विपक्ष वो उसको कहाँ देख रहे हैं? क्या विपक्ष वापसी कर पाएगी? क्या विपक्ष मजबूती से फिर चुनाव लड़ पाएगी? क्योंकि अब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को लोग ये नहीं देख रहे हैं क्या 2024 में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी? क्या 2024 में कांग्रेस विपक्ष बचेगी कि नहीं बचेगी? सवाल ये उठ रहे हैं मोहित शर्मा। तो क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने सबको खत्म कर दिया है? अब ऑप्शन नहीं है, विपक्ष मर गया है, नाम का विपक्ष मैं रह आपको गया। बताता हूँ, इस देश में तीन तरीके की सत्ता चलती है। एक वो होती है जहाँ फुल टू फुल डेमोक्रेसी होती है, एक वो होती है जो इंडिया जैसी डेमोक्रेसी है, और एक वो होती है जिसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में विपक्ष को खत्म करना चाहती है। उसके पीछे रीजन ये है कि विपक्ष को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी अब इस देश के अंदर विपक्ष को खत्म कर डिक्टेटरशिप लागू करना चाहती है। विपक्ष तो खुद खत्म हो रही है ना। विपक्ष कैसे खत्म हो जाएगी? नहीं लड़ पा रही है, विपक्ष जमीन पे नहीं दिख रही है, विपक्ष उस हिसाब से काम नहीं करी, तभी तो जनता नकार रही है। विपक्ष जमीन पे क्या, चुनाव नहीं है तो जमीन पे लेटी ही रहे हैं, जमीन पे लेटी रही यूं करके आसन लगा के, क्या बात चाहते हैं? आप भी मान गए कि विपक्ष जो है चुनाव के वक्त ही एक्टिव रहता है, आप भी मान गए, आप भी मान गए। नहीं, मैंने तो नहीं कहा ये बात। अब आप एक बात, मुझे फर्क सिर्फ इतना है कि इस देश का विपक्ष एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात करता है, और इस देश का सत्ता पक्ष धर्म और सांप्रदायिक हिंसा में भरोसा रखता है। क्या जनता गुमराह हो गई है? क्या जनता गुमराह हो गई जो तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार आ जाती है? क्या जनता गुमराह हो गई है? जनता गुमराह नहीं हुई है। जनता तो ये भी नहीं जानती है कि क्या उसका वोट सही जगह पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है। जनता तो ये भी बात नहीं जानती है। मैं कहता हूँ कि ईवीएम को जिस देश ने बनाया, ईवीएम को वही देश क्यों बैन करता है? इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए, बता दीजिए ना। सवाल जवाब अगर पूरी रात भी चले तो कोई सवाल का जवाब जो है कोई मिल नहीं पाएगा। सीधा जो मामला है वो ईवीएम पे चला आता है कि ईवीएम जनता ने वोट। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, जनता ने वोट दिया, ठीक है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार कोई भी आए यार, हमें भी कोई फर्क नहीं है। सरकार मोदी जी की रहे, राहुल गांधी की रहे, अखिलेश यादव की रहे, मायावती की रहे, हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जनता जो चाहती है, जनता चाहती है कि देश में लड़ाई झगड़े ना हो, दंगे और फसाद ना हो। जनता यही चाहती है, जनता को 2 वक्त की रोटी मिले। बिल्कुल, अरे मूलभूत आप माइंडेड से जीते। चलिए, मैं कहता हूं कि आप जीते हैं तो जीतने के बाद काम करिए। ये मंदिर और मस्जिद की राजनीति के लिए मौलाना और पंडित बिठाल रखे हैं, नेता इसमें ना उलझे। काम करते हैं तब भी तो आप विरोधी करते हैं। नहीं तो काम कहाँ करते हैं? अगर काम कौन सा किया है ये भी तो बता दीजिए। इस देश की बदहाली ये है कि जिस देश के अंदर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर आप इस देश के अंदर एजुकेशन के लिए लोन लेंगे तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना। तो ये इस देश की बदहाली है और इस बदहाली को दूर करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।